जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 86। आज के लेक्चर में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो कल हमने कंसेप्ट सीखे थे। उनमें एक तो ये था कि एक आईटी सिस्टम में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम यूज़ कर रही हो, उसमें कौन कौन से कंट्रोल्स हो सकते हैं। ठीक है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टडी किए। हमें पता चला कुछ कंट्रोल मैनुअल होंगे और कुछ कंट्रोल आईटी बेस्ड होंगे। फिर हमने स्टडी किया था प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव कंट्रोल्स। और हमने एक जो अहम कैटेगरी प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव के अलावा पढ़ी थी, वो थी आईटी जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल। आईटी जनरल कंट्रोल की 6 कैटेगरीज थी और एप्लीकेशन कंट्रोल की 4। ठीक है, रेड किया आपने कल जाके। चूंकि इसमें एग्जाम्पल्स ज्यादा थी तो थोड़ा सा आपका याद करने वाला काम ज्यादा था। ठीक है, तो कुछ याद किया आपने क्या? अगर आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको आईटी जनरल कंट्रोल में से कोई भी एक कैटेगरी बता दी जाए, उसके 3 से 4 एग्जाम्पल बता सकते हैं कि नहीं? कितने स्टूडेंट्स बता सकते हैं? शाबाश, इसका मतलब आपका ये कंसेप्ट तैयार है। अच्छा, हमने कुछ खास तौर पे आज एक क्विज प्रिपेयर किया है ताकि इस टॉपिक में आपकी जो केस स्टडीज टेस्ट करता है उसकी प्रिपरेशन भी साथ साथ हो सके। और चूंकि आईटी कंट्रोल के साथ कुछ मैनुअल कंट्रोल्स भी हो सकते हैं ना, आईटी सिस्टम में कुछ मैनुअल कंट्रोल भी हो सकते हैं, तो हम आईटी कंट्रोल्स के साथ कुछ मैनुअल कंट्रोल की एग्जांपल भी थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहेंगे। जैसे कल हमने आईटी कंट्रोल के साथ एक मैनुअल कंट्रोल की एग्जांपल पढ़ी थी, सेल्स सिस्टम में क्या कंट्रोल हो सकते हैं, याद है आपको? सेल्स सिस्टम के कंट्रोल्स पढ़े। कितने स्टूडेंट्स ने आईटी कंट्रोल के साथ सेल्स सिस्टम वाली सिर्फ रीडिंग करनी थी, याद नहीं करना था, सिर्फ रीडिंग करनी थी, रीडिंग की बस, और कुछ नहीं कर पूछना। चलिए, अभी आज के क्विज में हमने थोड़ा सा वो पोर्शन भी डाला है ताकि अगर कोई स्टूडेंट फर्ज कीजिए रीडिंग नहीं कर सका किसी वजह से, तो वो भी वैल्यूएट कर सके कि क्या उसे कंसेप्ट सेल्स सिस्टम का आता है कि नहीं। वैसे रीडिंग करना लाजमी था। ठीक है, तो आप रीडिंग लाजमी करें, जो कि आपको सेल्स सिस्टम, परचेज सिस्टम, जो चैप्टर 9 का सिर्फ बॉक्स, वो कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहा, वो सिर्फ आपको एक्टिविटीज पढ़ाई जा रही हैं कि सेल्स सिस्टम में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं और किन एक्टिविटीज को बैड प्रैक्टिस कंसीडर किया जाता है। परचेज ट्रांजैक्शन करते हुए कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं और किन एक्टिविटीज को बैड प्रैक्टिसेस कंसीडर किया जाता है, जिनसे बचना है। सिर्फ इतना सिखाया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं आज के क्विज को। लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया, क्लिक कीजिए। तैयार है तो बताइए, करें स्टार्ट? ओके, पहला क्वेश्चन ये रहा। जी, पासवर्ड कौन सा कंट्रोल है? जनरल आईटी जनरल कंट्रोल। ये किस कैटेगरी में आता है जनरल कंट्रोल की? प्रिवेंशन नहीं, जनरल कंट्रोल की कौन सी कैटेगरी में आता है? एक्सेस कंट्रोल में। और ये जो इनवाइस को वो चेक कर रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तो टोटल अमाउंट आनी चाहिए। ठीक है, ये आपका इनपुट कंट्रोल है, ये प्रोसेसिंग कंट्रोल, ये एप्लीकेशन कंट्रोल है। एप्लीकेशन कंट्रोल में कौन सी कैटेगरी? प्रोसेसिंग। इनपुट का मतलब है कि आपने जो अमाउंट एंटर की वो ठीक हो। प्रोसेसिंग का मतलब है सिस्टम ने जो एडलेस किया, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया, वो ठीक हो। लेकिन बहरहाल इसने से हमने इनपुट प्रोसेसिंग के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ इतना पूछा है मेन बताओ टाइप कौन सी है, जनरल कंट्रोल कौन सी एप्लीकेशन। वो आपने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया ज्यादातर स्टूडेंट्स ने। आगे चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो रही है, मैनेजर रिव्यू करता है और से फॉलो अप करता है। प्रोबेबली एक्सेप्शन क्या है? क्या ये प्रिवेंटिव है? प्रिवेंटिव तब होती है जब रिकॉर्ड, देखिए एक्सेप्शन रिपोर्ट कब जनरेट होती है भला? जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे फर्ज कीजिए मैं सिस्टम में ये कहूं कि अगर कोई क्रेडिट स्टैंडर्ड प्राइस है 10 रुपीज, मैंने सिस्टम में कहा अगर कोई ऐसी सेल इनवाइस रिकॉर्ड होती है जिसमें प्राइस 8 होगी तो उसकी एक रिपोर्ट जनरेट कर। अगर तो मैं कंट्रोल ये रखता हूं कि 10 से कम प्राइस वाला ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं करना, एक्सेप्ट ही नहीं करना, तो ये कौन से वाला कंट्रोल होगा? ये प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव के लिहाज से कौन से वाला कंट्रोल होगा? प्रिवेंटिव, कि भैया एक्सेप्ट ही नहीं करना। और अगर मैं ये कहता हूं अच्छा एक्सेप्ट कर लो, लेकिन अगर कोई प्राइस ऐसी हुई जो कि हमारी डिफरेंट हुई, यानी स्टैंडर्ड प्राइस 10 है, 8 प्राइस पे ऑर्डर प्रोसेस हुआ, तो मुझे उसकी एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट करना। एक्सेप्शन रिपोर्ट का मतलब है, एक्सेप्शन का मतलब वायलेशन, वो ट्रांजैक्शन जो स्टैंडर्ड रूल्स के मुताबिक ना हो उसे बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन रिपोर्ट का मतलब ऐसी रिपोर्ट जिसमें सारी एक्सेप्शंस लिस्ट डाउन की गई हो। तो ये हमारा कौन सा कंट्रोल होगा एक्सेप्शन रिपोर्ट का जनरेट होना? ये प्रिवेंटिव नहीं है, कौन सा है? डिटेक्टिव। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सम टाइम अकाउंटेंट कोड की गलत एंट्री कर देता है, तो कौन से वाला इसको बचाएगा? शाबाश, चेक डिजिट। ठीक है, चेक डिजिट बेसिकली एक्स्ट्रा डिजिट होता है जो ओरिजिनल कोड के एंड में इंक्लूड किया जाता है। इसका पर्पस यही होता है कि कोड नंबर टाइप करते हुए अगर कोई ट्रांसपोजिशन एरर हो जाए उसको सिक्योर करे। गुड, अच्छी परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मकसद ये है फॉर्म में सारी फील्ड्स फिल की गई हो, कोई फील्ड ब्लैंक ना हो। कैसे इंश्योर करेंगे? कंप्लीटनेस चेक। शाबाश, क्या प्रॉब्लम है जी? है प्रॉब्लम इसमें? क्या प्रॉब्लम? लाइव सिस्टम में टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ जी, पहले टेस्ट करना चाहिए फिर लाइव करना चाहिए। ठीक है, आप कहते हैं कुछ अर्सा पहले क्लाउड फ्लेयर जो है उसमें प्रॉब्लम हुई थी और पूरी दुनिया में जो बहुत सी वेबसाइट्स वो बंद हो गई थी। ये गालबन मार्च अप्रैल में था। ठीक, उसकी रीज़न यही थी कि जब सिस्टम अपडेट किया तो लाइव टेस्टिंग कर दी। ठीक है, उसमें कुछ सेटिंग चेंज की थी उन्होंने, वो लाइव सिस्टम में सेटिंग चेंज कर दी जिसकी वजह से सिस्टम सारा शट डाउन हो गया। तो टेस्टिंग जब कभी करे हमेशा क्या करे? ऑफलाइन अलग से टेस्टिंग करे, फिर उसके बाद उसको लाइव करे। बल्कि ये एग्जांपल आ गए।
जी, कौन से वाला आईटी जनरल कंट्रोल इसको प्रोटेक्ट करेगा? टेस्ट है। अच्छा, ये आईटी जनरल कंट्रोल में कौन सी कैटेगरी है? टेस्ट एवरी प्रोग्राम चेंज, इन सब, डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम चेंजेस, शाबाश, वही कैटेगरी। आपको आईटी जनरल कंट्रोल की कैटेगरीज भी याद होनी चाहिए और हर कैटेगरी के अंदर कुछ एग्जांपल्स भी याद होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी फिर एग्जांपल। इस तरह एप्लीकेशन कंट्रोल की कैटेगरी होनी चाहिए याद, लेकिन उसमें एग्जांपल सिर्फ एक ही है, किसकी? इनपुट कंट्रोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी क्या है जी? मोस्ट सिग्निफिकेंट वीकनेस, सिंगल फायर और थेफ्ट ऑन साइट को डिस्ट्रॉय बोथ कॉपीज। ये एरर मैंने किया था जब फॉर्म में था, मैं लैपटॉप मिलता था उसमें फॉर्म का डाटा हम सिक्योर कर, तो गलती मैंने क्या की, डी ड्राइव का डाटा था उसे ई ड्राइव में मैंने बैकअप कर दिया। डी ड्राइव के डाटा किधर बैकअप किया? ई ड्राइव में, और हार्ड ड्राइव करप्ट हो गई एक दफा अचानक। क्या नुकसान हुआ? हाँ, डी ड्राइव गई तो ई ड्राइव भी गई। करना क्या चाहिए था मुझे? उसके उस वक्त समझ आई थी, पढ़ते पहले भी कई दफा पढ़ा हुआ था, ऑफलाइन बैकअप ऑफलाइन बैकअप, समझ नहीं समझ उस दिन आई कि बैकअप को कहाँ करना है आपने? अलग किसी ड्राइव पे, किसी अलग जगह पे सिक्योर सेव करना होता है। इसमें अहम चीज क्या है कि आपने प्रिवेंट करना, क्या करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और फायरवॉल। फायरवॉल ताकि ब्लॉक करें, और अगर फर्ज कीजिए कि ब्लॉक नहीं कर सके तो पासवर्ड क्या करेगा? फर्दर एक्सेस को रोकेगा। यहां पे क्या था कि जो डाटा था वो विदाउट पासवर्ड रखा हुआ, तो पहले उसने इंटरनेट ट्रैफिक को बाईपास, फायरवॉल को बाईपास किया, फिर उसके बाद डाटा को एक्सेस किया, उसके ऊपर भी पासवर्ड नहीं था। तो क्या सिक्योरिटी सिर्फ एक लेवल पे होनी चाहिए कि मल्टीपल लेवल पे? मल्टीपल लेवल, फायरवॉल पे अलग, पासवर्ड अलग। क्या प्रॉब्लम इस सिस्टम में? कोई प्रॉब्लम है? देखिए, हर कस्टमर की क्रेडिट लिमिट नोट की तो जा रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है क्रेडिट लिमिट नोट करना, हर ये अच्छी बात है, लेकिन कैसे नोट की जा रही है, सवाल ये है। वर्बल, आपको तो वर्बल हमारे ऑडिट में कोई काम नहीं होता, ना आईटी में, हमेशा डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। जी बताइए, कौन सी क्लासिफिकेशन करेक्ट है? फर्स्ट वाली करेक्ट है, सेकंड में?
फोर्थ नहीं है, हाँ जी शाबाश। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों करेक्ट है, फोर्थ क्यों नहीं करेक्ट? सेग्रीगेशन ड्यूटीज कौन सी है? प्रिवेंटिव। कस्टमर क्रेडिट पे कंट्रोल लगाया गया था, यानी एक मैक्सिमम लिमिट हर एक को असाइन की गई थी, लेकिन जब ऑर्डर करने लगते एंटर करते हैं तो अगर 10 लाख की लिमिट थी, ऑर्डर 12 लाख का आ गया, सिस्टम ने उसको हाईलाइट कर दिया, लेकिन एक पर्सन के पास ये पावर है कि वो इसको इग्नोर कर दे, और वो उसको इग्नोर कर रहा है, तो भाई अगर इसको इग्नोर ही करना है तो फिर कंट्रोल लगाने का फायदा क्या हुआ? कंट्रोल लगाने का फायदा तो तब होगा जब आपने उसको अप्लाई भी किया और उसके बाद उसको ऑपरेट भी कर रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड अनलॉक्ड ओवरराइड रिमूव्स कंट्रोल ओवर कस्टमर क्रेडिट। कस्टमर क्रेडिट के ऊपर फिर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आइडेंटिफिकेशन हो रही है लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो उसका मतलब कोई कंट्रोल नहीं। अब इसमें नुकसान क्या होगा भला बताए, सोचिए आगे नुकसान क्या होगा इसकी वजह से? कस्टमर का क्रेडिट का बैलेंस ऑथोराइज लिमिट से बढ़ता रहेगा। कस्टमर डिफॉल्ट करेगा तो फिर हम उससे रिकवरी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर वो सर 10 लाख देने के काबिल था, आपने 25 लाख की सेल कर दी तो आपका 15 लाख सीधा सीधा लॉस है। करेक्ट। जी सवाल सिंपल है, क्या इनवाइस बनाते हुए जो इनवाइस में क्वांटिटी आती है, क्वांटिटी और रेट दोनों चीजें आती है ना, उस क्वांटिटी को कस्टमर ऑर्डर के साथ मैच करना चाहिए या गुड डिस्पैच नोट के साथ? सिंपल क्वेश्चन है। गुड डिस्पैच क्यों? कस्टमर ऑर्डर के साथ मैच करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? कस्टमर ऑर्डर के साथ क्यों नहीं मैच कर सकते? हाँ, जो एक्चुअली डिस्पैच हुई है वो क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है जो कस्टमर ने ऑर्डर की है। हो सकता है वो क्वांटिटी कम हो, हमारे पास उस वक्त चीजें कम थी, हो सकता है हमने 2 या 3 कंसाइनमेंट में चीजें डिस्पैच करनी हो। तो इनवाइस बनाते हुए इनवाइसिंग डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए? इनवाइस को किसके साथ, क्वांटिटी को किसके साथ मैच करना है? गुड डिस्पैच नोट के साथ। अच्छा बताइए फिर एक और सवाल, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है जो एंट्री पास करेगा सेल्स की, उसे सेल्स की एंट्री किस बेस पे रिकॉर्ड करनी चाहिए? इनवाइस की बेस पे या ऑर्डर की बेस पे? अच्छा, अगर एक क्वेश्चन में उसने बोला कि आपकी वेबसाइट है, कस्टमर वेबसाइट पे आके, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल केस बता रहा हूं, आईटी के साथ मिला रहा हूं, जो हमारा कंट्रोल वाला चैप्टर है इसको, जिसमें सेल परचेज पेरोल के कंट्रोल्स होते हैं, इसको मैं आईटी वाले चैप्टर के साथ मिला रहा हूं। आपने बताना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। कंपनी का अपनी वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे कस्टमर आता है, ऑर्डर प्लेस करता है, कस्टमर आया उसने ऑर्डर प्लेस किया, ई कॉमर्स वेबसाइट कंपनी के अपने जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसके साथ लिंक्ड है। जैसे ही ऑर्डर वेबसाइट पे प्रोसेस होता है,
अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है? बताइए, गुड सिस्टम या बैड सिस्टम? बैड सिस्टम कैसे? डिस्पैच, भाई अभी चीजें डिस्पैच ही नहीं की हैं, ऑर्डर की बेस पे सेल। IFRS 15 की तो ऐसी की तैसी फिर गई, मिस एप्लीकेशन तो मिस स्टेटमेंट हो गई। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपकी सेल्स ओवर स्टेटेड होगी, आपने अभी सेल्स की ही नहीं और वो आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे। क्लियर जी? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, बस थोड़ा अल्फाज सिंपल रखे हैं उसने, कंसेप्ट एग्जाम लेवल का। वीकनेसेस बताएं। पहला, सेल्स आर रिकॉर्डेड व्हेन ऑर्डर इज प्लेस्ड नॉट ऑन डिस्पैच। गुड या वीक कंट्रोल? वीक सिस्टम है। सेल्स आज लेजर इज रिकंसाइल्ड टू कंट्रोल अकाउंट मंथली। गुड या बैड? गुड जी। कौन? डेली? डेली हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मंथली होने में भी प्रॉब्लम नहीं है। मंथली होने में भी, डेली हो तो ज्यादा अच्छा है। रिकंसिलिएशन जितना फ्रीक्वेंटली बने उतना ज्यादा बेहतर है, लेकिन प्रैक्टिकली अमूमी तौर पर मैं आपसे पूछता, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बननी चाहिए? डेली, वीकली या मंथली? बताएं। डेली बननी चाहिए। हाँ वही, मंथली बनती है। मंथली क्यों बनती है? क्योंकि मंथली में एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर वीकली बने ज्यादा बेहतर है, डेली बने ज्यादा बेहतर, लेकिन उसमें एफर्ट ज्यादा लगती है। उसी तरह अगर आप इसको जितना फ्रीक्वेंटली बनाएंगे उतना बेहतर है, लेकिन मंथली भी एक्सेप्टेबल होता है। मंथली भी एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। एजिंग रिपोर्ट जो है ना, वो आपको एक एजिंग रिपोर्ट भी होता है ना कि किस डेटा को कितने ओवरड्यू, वो डेली बेसिस पे बनाए तो वो बेहतर है कि डेली बेसिस पे बने आज के दिन कौन से डेटा ओवरड्यू हुए हैं, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ डेटा ओवरड्यू हो रहे होंगे ना। वो डेली या वीकली बेस पे बनाए एजिंग रिपोर्ट, वो जरूरी है। रिकंसिलिएशन आप मंथ एंड पे भी बना सकते हैं। समझ आ रही है? रिकंसिलिएशन क्या होती है पता है? एजिंग रिपोर्ट क्या होती है पता है? एजिंग रिपोर्ट डेटर्स की क्या होती है पता है आपको? पक्का? तो कौन सी चीज ज्यादा अहम है, रिकंसिलिएशन बनाना या एजिंग रिपोर्ट? कंट्रोल अकाउंट डेटर्स में रिकंसिलिएशन बनाना या एजिंग रिपोर्ट बनाना? एजिंग रिपोर्ट बनाना क्यों ज्यादा अहम है? ओवरड्यू का पता चलेगा साथ साथ। अगर मंथ वाइज एजिंग रिपोर्ट बनाएंगे ना, तो फिर जो 2, 4, 5, 6 को ओवरड्यू हुए हैं वो भी आप अब 30 तारीख को जाके फॉलो अप कर रहे होंगे, वो ज्यादा अहम है। रिकंसिलिएशन महीने बाद भी बन जाए तो ठीक है, क्योंकि अगर गलती हुई तो एडजस्टमेंट हो जाएगी उसमें। तो इसमें फर्स्ट वीकनेस है, क्या ये वीकनेस है? एनी स्टाफ मेंबर कैन चेंज सेलिंग प्राइस विदाउट अप्रूवल। क्या होना चाहिए फिर? अप्रूवल के साथ चेंज होना। डिलीवरी नोट्स आर नॉट साइंड बाय कस्टमर। कस्टमर को डिलीवरी नोट पे साइन करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए? ना सबूत है इस बात है उसने रिसीव किया। चलिए अच्छा, सही सही बताना है, कोई वैल्यूएशन नहीं कर रहा आपकी। कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ पाए हैं और उन्हें पता चल गया कि क्या वीकनेस है क्या नहीं है? शाबाश। ये आपकी चैप्टर 9 की केस स्टडी है। फर्क सिर्फ एक है कि हमने इसको, केस स्टडी होती है कंटिन्यूसली, उसमें 4-5 उसने एग्जाम दी होती है बड़ी, हमने सिर्फ उसमें से 1-2 को पिक किया है और वो आपके सामने रखा है। कंटेंट कम है, अल्फाज थोड़े से सिंपल हैं बस, बाकी कंसेप्ट जो है एग्जैक्टली पास्ट पेपर जिस तरीके से है कि आप चैप्टर 9 की केस स्टडी पूछ रहे हैं वो, क्योंकि चैप्टर 9 में कुछ केस स्टडी वाला कंसेप्ट है, कुछ रिप्रोडक्शन वाला है। मैं चाह रहा हूं आपकी केस स्टडी की साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। इसलिए उसमें मैंने चैप्टर आईटी वाले कंट्रोल्स को भी हमने डिस्कस कर रहे हैं और मैनुअल कंट्रोल को। यूं समझिए कि जो आपका चैप्टर 18 है ना, ये है आईटी कंट्रोल्स वाला, और जो चैप्टर 9 है
ये मैनुअल कंट्रोल वाला, ठीक है। बाकी दोनों का कंसेप्ट मतलब जो बेसिक पीछे कंसेप्ट है वो सेम है, लेकिन आईटी में थोड़ा वोकैबुलरी टेक्निकल इस्तेमाल होती है, आपको अंदाजा हो गया होगा कि सिंपल है। वन, टू एंड फोर, हाँ जी। 8, 3 क्यों गलत है? सीक्वेंस चेक लिमिट को टेस्ट नहीं करता। सीक्वेंस टेस्ट क्या करता है कि डॉक्यूमेंट्स का नंबर इन सीक्वेंस के दरमियान में मिसिंग पेजेस ना हो, कोई मिसिंग ट्रांजैक्शन ना हो। ये जो उसने कंट्रोल बताया थर्ड में, इसको क्या नाम दिया जाता है? लिमिट टेस्ट के रेंज टेस्ट? लिमिट टेस्ट, क्योंकि ये सिर्फ एक अपर लिमिट के लगाया गया। चलिए जी टॉपर्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पोजीशन, शाबाश। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। चलिए गुड। आइए अब इसके बाद नेक्स्ट, ये हमारा क्विज हुआ। इस क्विज में हमने क्या किया जरा ये सीख लें। इसमें आई कैप जो चैप्टर 18 और चैप्टर 9 में से जिस तरह की केस स्टडी पूछता है, हमने उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन। आई कैप की केस स्टडी जाहिर थोड़ी लेंथी होगी। आइए अब चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं। होम असाइनमेंट आपको दी गई थी चैप्टर 18। अच्छा, होम असाइनमेंट में अगर पुराने चैप्टर के क्वेश्चन भी दिए जाएं तो चलेगा? तो कल की होम असाइनमेंट में पुराने चैप्टर के क्वेश्चन दिए गए थे, आपने किए उसको? कुछ थोड़ी थोड़ी रिवीजन हुई आपकी? कुछ याद आया कि पुराने के में क्या, कौन सा चैप्टर का था? चैप्टर 1। तो क्या कंसर्न पूछा था उसने? सब्सटेंटिव प्रोसीजर इग्नोर कर दे, क्या काम चलेगा? चले कुछ थोड़ा अब हम प्रीवियस चैप्टर भी आपने साथ साथ रिवाइज खुद भी कर रहे होंगे, मैं भी होम असाइनमेंट में एक दो क्वेश्चन ऐड करता रहूंगा। चले इस चैप्टर जो हमने कल कंट्रोल वाला स्टडी किया था उसकी तरफ चलते हैं। पहले मुझे ये बताइए, हमने अभी तक आईटी कंट्रोल में पढ़ा क्या क्या? क्योंकि एंड में है ना, एंड में अमूमी तौर पे ना आपके जहन में भी होता है जल्दी जल्दी चीज हो जाए, जल्दी जल्दी, और टीचर की भी कोशिश होता है जो डेडलाइन दी है वो पूरी हो जाए। लेकिन हमने इंश्योर करना है खास तौर पे एंड में, क्या कि जल्दी जल्दी ना हो, जल्दी जल्दी ना हो। भाई तो बहन जी बिस्किट खा रही है, उसे देख के अब मुझे चाय की तलब हो, चाय कड़क सी चाय है, शाबाश। तो मुझे ये बताइए, हाँ तो रिस्क है, क्या रिस्क है कि इस जल्दी जल्दी में ऐसा ना कंसेप्ट हमें समझ आए ही ना और हम आगे भागते जाएं। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे बताया रिवीजन करते हैं। क्या रिवीजन? कल के लेक्चर में हमने आईटी का टॉपिक स्टार्ट किया। हमने स्टार्ट कहां से किया? हमने स्टार्ट यहां से किया कि आईटी, अगर हमारा क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है तो डेफिनेटली उसके आईटी सिस्टम में कुछ कंट्रोल्स होंगे, हमने उन कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करना है। ऐसा ही है। जब हम अंडरस्टैंडिंग की तरफ गए तो हमें पता चला कि दो बड़ी टाइप्स हैं कंट्रोल्स की। कंट्रोल यानी दो तरह से कंट्रोल्स को क्लासिफाई किया गया है। एक क्लासिफिकेशन की गई है प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। ये तो बहुत ही आसान था कि जो कंट्रोल एरर्स को प्रिवेंट करे, अकर होने से रोके, वो प्रिवेंटिव है। जो अकर होने के बाद आइडेंटिफाई कर ले वो डिटेक्टिव है, और जो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करे वो क्या है? करेक्टिव है। प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। डन। ये तो सिंपल सी बच्चों वाली क्लासिफिकेशन थी। फिर आई मेन क्लासिफिकेशन। आईटी के कंट्रोल्स को, क्लाइंट का जो आईटी सिस्टम है उसके कंट्रोल्स को हम दो बड़े हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक आईटी जनरल कंट्रोल, एक आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल वो जो ओवरऑल बहुत सारी एप्लीकेशंस को इफेक्ट करते हैं, और एप्लीकेशन कंट्रोल स्पेसिफिक एप्लीकेशन। तो जो जनरल कंट्रोल्स थे
उसमें 6 कैटेगरीज थी। कंट्रोल्स ओवर एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट, कंट्रोल्स ओवर डॉक्यूमेंटेशन चेंजेस टू प्रोग्राम, कंट्रोल्स टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड चेंजेस, और फिर उसके बाद यूजिंग करेक्ट वर्जन, एक्सेस कंट्रोल्स और कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। ऐसा ही है कि हर कैटेगरी के अंदर कुछ कुछ कंट्रोल्स बता सकते हैं। सिर्फ 2 कंट्रोल्स बताने हैं, जिससे पूछूं जल्दी कोई नहीं है, कंसेप्ट हमने रिवाइज करके आगे चलना है ताकि पक्का जहन में है। जी बहन जी, सबसे पहले बताइए, ये मेरा भाई बताएगा बल्कि, आईटी जनरल कंट्रोल में सबसे पहली कैटेगरी है कंट्रोल्स ओवर एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट। 2 कंट्रोल बता दें। स्टैंडर्ड मेथड यूज करना एक्विजिशन के लिए, एड हॉक बेसिस के ऊपर बाइंग नहीं करनी कि सुबह उठे दिल किया तो बाइंग कर ली, नहीं, बकायदा रिसर्च हो, मार्केट में जाएं, कंपैटिबिलिटी देखें, एक प्रॉपर फॉर्मेट के, एक प्रॉपर मेथड के बाद बाइंग करें। और क्या कंट्रोल? सेग्रीगेशन ड्यूटी किसकी किसके साथ होनी चाहिए? डेवलपर और यूजर के दरमियान में सेग्रीगेशन और यूजिंग होनी चाहिए, डेवलपर अलग हो, यूजर अलग हो। और क्या कंट्रोल्स हैं जनरल कंट्रोल में? ये इसमें एक्विजिशन में डॉक्यूमेंटेशन हो, टेस्टिंग हो, ट्रेनिंग हो, अप्रूवल ली जाए, ठीक है, सिस्टम एक्वायर करने से पहले मैनेजमेंट से अप्रूवल ली जाए, और लाइव डिप्लॉय करने से पहले यूजर से अप्रूवल ली जाए। भाई यूजर आपकी ट्रेनिंग हो गई पूरी? ट्रेनिंग करते हैं ना, टेस्टिंग करते हैं, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोवाइड। छोटे भाई को नई बाइक लेके देंगे, फौरन से कहेंगे निकल जाओ मेन रोड पे, ऐसे होगा क्या? कि पहले ट्रेनिंग होगी, फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद लाइव ऑपरेशन की इजाजत होगी, इसी तरह। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल्स ओवर एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल्स ओवर चेंजेस टू प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन चेंजेस टू प्रोग्राम, यानी अगर सिस्टम को चेंज करना है, क्या कंट्रोल्स है? टेस्टिंग होगी। वही कंट्रोल जो एक्विजिशन से है, मिनी कंट्रोल्स वो इधर आ जाएगी, क्योंकि चेंज भी एक तरह से एक्विजिशन। नया सिस्टम आ रहा है, कुछ ना कुछ मॉड्यूल ही सही, छोटा हिस्सा ही सही, कुछ ना कुछ नई चीज आ रही है ना प्रोग्राम चेंजेस में। क्या कंट्रोल्स है? टेस्टिंग कर लो पहले, बिफोर लाइव ऑपरेशन के ऑन लाइव ऑपरेशन, बिफोर लाइव ऑपरेशन, फिर एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग हो, और फिर डॉक्यूमेंटेशन हो सारे सिस्टम की, किस चीज की अप्रूवल हो? चेंज की अप्रूवल, कि भैया चेंज हो जाए, ये अप्रूवल ज़बानी कलामी होनी चाहिए ना? नहीं, रिटर्न होनी चाहिए, जूनियर की तरफ से होनी चाहिए, सीनियर की तरफ से होनी चाहिए। शाबाश। तीसरी कैटेगरी कौन सी थी? तीसरी कैटेगरी थी टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड। भैया मेरे को खतरा है, मैंने जो सॉफ्टवेयर बनाया है ना, कोई इंटरनेट के साथ कनेक्ट तो करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं उसकी वर्किंग क्लाउड पे बैकअप क्रिएट कर रहा हूँ साथ साथ। तो कोई हैकर आके ना इंटरनेट के जरिए मेरे सिस्टम को चेंज ना कर दे, उसकी फाइल्स चेंज ना कर दे, मैं क्या करूं? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो जाए, किसकी किसके साथ? टेस्टेड। और क्या हो? फायरवॉल, जो कि अनऑथोराइज्ड ट्रैफिक को इनकमिंग से रोकेगा, और लॉग मेंटेन करें ताकि अगर कोई चेंज कर जाए तो हमें पता हो किसने चेंज किया है, क्या चेंज किया है। और एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड हो, मतलब हाँ, रोल बेस्ड एक्सेस हो, हर पर्सन को हर चीज की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे 3। नेक्स्ट कौन सा था हमारा? करेक्ट वर्जन, वो छोटा मोटा छोड़े, जॉब शेड्यूलिंग हो, एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग हो, मैनेजमेंट सुपरवाइज करे, मॉनिटरिंग करे, इनवाइसेस जो हुई हैं उनको बाद में रिव्यू किया जाए, वगैरह वगैरह छोड़े। इसके बाद था हमारा एक्सेस कंट्रोल में 2 टाइप्स फर्दर कौन सी थी? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, और फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या सेव करते हैं? हार्डवेयर। और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के एग्जांपल बताएं। डोर लॉक, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, फायरवॉल, पासवर्ड, बायोमेट्रिक, एंटीवायरस, और कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। छोड़े सबको, आईटी जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल में आए। मुझे आपने सिर्फ नाम बता दीजिए एप्लीकेशन कंट्रोल के कौन कौन से थे।
क्योंकि एप्लीकेशन कंट्रोल में एक ब्यूटी पता क्या है, नाम से आपको पता चल जाता है कंट्रोल क्या है। इनपुट कंट्रोल में कौन सी इनपुट कंट्रोल है? लिमिट टेस्ट, रेंज टेस्ट, सीक्वेंस टेस्ट, एग्जिस्टेंस चेक, कंप्लीटनेस चेक, चेक डिजिट्स, डुप्लीकेट टेस्ट, बैच टोटल। शाबाश। अच्छा, आपको कंट्रोल तो समझ आ गए। अगर ये कंट्रोल अप्लाई नहीं हो रहे किसी केस स्टडी में, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो वीकनेस है। अच्छा, आइए जरा देखते हैं आप इस काबिल है कि नहीं। क्वेश्चन 2, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़े। फॉर ईच ऑफ द अबव इशू सजेस्ट 3 कंट्रोल्स दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय BET। आप एक चीज को नोट करें, 3 कंट्रोल्स को अंडरलाइन करें। थ्री कंट्रोल्स, तो 2 गलतियां हैं, दो इश्यूज हैं। कंबाइन 3 बताने हैं कि फर्स्ट के 3 अलग और सेकंड के अलग। इसमें जो मैं चाहता हूं आप चीज नोट करें ना, वो ये, उसने 3 कंट्रोल्स पूछा है, 3 IT कंट्रोल्स नहीं पूछा। 3 कंट्रोल पूछा है। इससे मेरे जवाब पे क्या असर पड़ता है? हाँ, मैनुअल भी बता सकते हैं, IT बता, सारे एक्सेप्टेबल होंगे। अगर IT कंट्रोल्स लिखा होता तो ये बात नोट कर ले, कोई भी कंट्रोल, इसलिए इसके कंट्रोल में देखेंगे ना तो आपको डिफरेंट। अच्छा, कंट्रोल्स बहुत से हैं, 6-7 है, 2-3 तो ऐसे हैं जो मेरा दिल कर रहा है मैं उड़ा ही दूं, बल्कि उड़ा ही देने, वो कुछ समझ नहीं आते इस लेवल पे भी। कंट्रोल्स ऐसे होने चाहिए। असल में ये क्वेश्चन जो है ना, एक प्रॉब्लम के 3 कंट्रोल्स पूछने वाला सवाल, ये ICAP का सवाल टेक्निकली, मतलब टेक्निकली नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये इस लेवल से बाहर है। इस लेवल पे आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर IT सिस्टम यूज करेंगे तो कुछ खास रिस्क होते हैं IT सिस्टम में भी, वो कौन से होते हैं और उनको कैसे कंट्रोल करना, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए ना कि एक एक प्रॉब्लम के 3-3 हल बताओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक एक हल होना चाहिए। ICAP ने हिस्ट्री में 2 दफा ऐसे पूछा है मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे याद है, कि एक इशू है, नहीं शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ICAP ने हिस्ट्री में 2 दफा ऐसे पूछा है कि जिसमें इशू एक हो और उसने कंट्रोल्स 3-3 पूछे हो, जो कि मेरे ख्याल में इस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। खोल भाई इसको जरा, इस लेवल पे मुश्किल है। आपको किस तैयारी का, मेरी सजेशन क्या है, कम से कम आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए ना, कम से कम उसका एक हल तो आपने, बाकी आपके लिए शाबाश जज़ाकल्लाह, कम से कम एक हल तो आपने जरूर देना है। कोई भी आपके सामने अगर एरर आता है, आपको इस काबिल होना चाहिए कम से कम एक। अब इससे पता है कि आप एक्सपेक्टेशन डेवलप होती है कि शायद हमने हर एरर को के 3-3 कंट्रोल सजेस्ट करने हैं, हर एरर के। इतनी डिस्कशन उसने किताब में दी नहीं हुई। अब आपने तैयारी कैसे करनी है ये सुन लें। आपको एरर दिया जाएगा, आपने उसका हल बताना है कि जैसे अभी क्विज हुआ ना, उसमें आपको डिफरेंट प्रॉब्लम वीकनेस बताई गई, और कुछ क्विज के ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें उसने पूछा था कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो आपने हल, लेकिन आपने एक हल को तैयार करना है, प्रिपेयर। बाकी अगर आपसे पूछता है ना वो, असल में IT में सिर्फ एक काफी है, वो फिर मैनुअल में से पूछ रहा होगा। किसमें से पूछ रहा होगा? फिर से सुने, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया आपके सामने, ये क्वेश्चन का तरीकाकार, ये इसका टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल क्वेश्चन कैसा होगा, आपको वो एक सिस्टम बताएगा, उस सिस्टम में एरर्स होंगे, आपसे कहेगा एरर्स को आइडेंटिफाई करो, और कहेगा इसको ठीक करने के लिए सजेशन दो। चैप्टर 18 और चैप्टर 9, इन दोनों का क्वेश्चन का बनाने का स्टाइल एक जैसा हो। क्या करेगा दोनों में, आपके सामने कोई एक्टिविटीज रखेगा, आपसे क्या कहेगा, इसमें से वीकनेस भी आइडेंटिफाई करो, सॉल्यूशन भी दो मुझे।
या कहेगा भैया प्रॉब्लम्स मैं बता देता हूं, तुम सिर्फ सोल्यूशन बता दो। मेरे ख्याल में अगर हमसे प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों पूछे ना, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम और सोल्यूशन इंटरडिपेंडेंट है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो मतलब सोल्यूशन भी बता देंगे। लेकिन कभी आई क्या क्या करता है, कभी कहेगा सिर्फ इसमें से वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो, कभी कहेगा वीकनेसेस और रिकमेंडेशंस दोनों बताओ, और कभी कहेगा वीकनेस मैं बताता हूं, तुम सिर्फ रिकमेंडेशन बताओ। फिर से सुने, जब कभी किसी भी सिस्टम की बात करेगा, वो चाहे आईटी सिस्टम हो चाहे मैनुअल सिस्टम हो, एग्जाम में आपको जब कभी कोई भी सिस्टम देगा, चाहे वो सिस्टम आईटी सिस्टम हो चाहे मैनुअल सिस्टम हो, रिक्वायरमेंट में आपसे क्या कह सकता है? नंबर 1, इस सिस्टम में जो वीकनेसेस हैं वो आइडेंटिफाई करो। नंबर 2, वीकनेसेस भी आइडेंटिफाई करो, सजेशन भी दो। नंबर 3, वीकनेस मैं बताता हूं, तुम सिर्फ सजेशन दे दो। ठीक है, ये तीनों तरह के क्वेश्चंस हैं, आसान, मुश्किल नहीं है अगर आपने सिस्टम को रीड किया हो। ठीक है, प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह पे आती है। उसने 2 दफा गालबन, जहां तक मुझे याद है, उसने 2 दफा ये कहा है कि प्रॉब्लम्स है, इसका सोल्यूशन बताओ, और सोल्यूशन एक नहीं, सोल्यूशन 3 बताओ। तो जब 3 सोल्यूशन वो पूछता है ना, जो कि उसे पूछने नहीं चाहिए, इस लेवल पे बहुत एडवांस है, इस लेवल पे प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी आप रिकमेंड कर दें तो काफी है कैप लेवल पे, लेकिन उसे 3। तो उसमें क्या करते हैं हम फिर आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं कि क्या एरर हो सकता है, हम मैनुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं क्या एरर हो सकता है और इसका सोल्यूशन क्या है। आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोल्यूशन ढूंढना है और मैनुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोल्यूशन ढूंढना है। भाई बात समझ आ रही है जो कहना चाह रहा हूं? तो मुझे बताइए, ये कौन से वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन है? क्या सिर्फ उसने इसमें से हमसे वीकनेसेस मांगी है, सिस्टम में से सिर्फ सोल्यूशन मांगा है, कि दोनों? सोल्यूशन मांगा है पक्का, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 3 मांग, जो उसे जाती मेरा ख्याल है कि नहीं मांगने चाहिए, एक काफी है। ठीक है, और बाद में ऐसे वो फिर चेंज भी किया, लेकिन 2 दफा जहां तक मुझे याद है, मैं भी 3 हूं, लेकिन 2 दफा मुझे याद आ रहा है उसने 3 कंट्रोल पूछ। तो जरा बताइए पढ़े अब कि क्या प्रॉब्लम्स है। ये क्लियर हो गया, इश्यूज उसने खुद आइडेंटिफाई कर लिए हैं। हमें क्या कह रहा है? कंट्रोल्स बताओ। क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन को सॉल्व करना सेकेंडरी पर्पस है, क्वेश्चन को उसकी रिक्वायरमेंट को समझना प्राइमरी पर्पस है। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व किया तो यही क्वेश्चन सॉल्व किया, अगले क्वेश्चन में सॉल्यूशन काम नहीं आएगा इसका, लेकिन क्वेश्चन को समझा, रिक्वायरमेंट को समझा, वो इस क्वेश्चन में भी काम आएगा, वो अगले हर क्वेश्चन में भी काम आएगा। इश्यूज उसने बताए, कंट्रोल्स हमने बताने हैं। कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है? भाई वो हल बताओ, वो एक्टिविटी बताओ जिससे ये मसला खत्म हो जाएगा। कह रहा है ब्राइट एज टेक्नोलॉजीज ए रैपिडली ग्रोइंग टेक गैजेट रिटेलर ऑपरेट्स बोथ ऑनलाइन एंड थ्रू फिजिकल स्टोर। कह रहा है फिजिकल स्टोर भी है उसके और ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट भी है। तो बताइए इस बिजनेस में फिजिकल कंट्रोल होंगे, मैनुअल कंट्रोल होंगे, आईटी बेस्ड कंट्रोल होंगे कि दोनों? अच्छा, और अगर सिर्फ ऑनलाइन स्टोर होता फिर भी आईटी कंट्रोल्स भी होते, मैनुअल भी होते। सिर्फ अगर आईटी सिस्टम होना तब भी बैकएंड पे चलाने वाला तो कोई इंसान ही होगा, बटन दबाने वाला। कल वाले एग्जांपल भूल गए? BAT has recently expanded its product range and entered new markets. However, with this expansion, BAT has experienced an increase in customer complaints. क्या हो रहा है? वो न्यू प्रोडक्ट रेंज को उसने एक्सपेंड किया है, न्यू मार्केट में गया, लेकिन कुछ मसले भी है। क्या? 2 most common issues faced by customer are as follows. Customer have reported receiving invoices with incorrect discount applied. इनकरेक्ट डिस्काउंट अप्लाई किया गया, गलत डिस्काउंट अप्लाई किया गया है। मुझे बताइए पहला एक कंट्रोल बताएं क्या होगा इसका? क्या करे? डिस्काउंट, जितने भी डिस्काउंट दिए गए हैं 1% उनको रीचेक करें। एग्रीड? क्या इससे अगर कोई गलत डिस्काउंट लगा है वो समझ पता चल जाएगा? पहली चीज, जितने भी डिस्काउंट अलाउ हो इंडिपेंडेंट पर्सन
कस्टमर को इनवॉइस भेजने से पहले चेक करे कि इनवॉइस भेजने के बाद? पहले चेक। ये हो गया रीचेकिंग ऑफ डिस्काउंट या रीचेकिंग ऑफ इनवॉइस, पहला कंट्रोल। और ऑटोमेटेड सिस्टम हो, ऑटोमेटेड सिस्टम में गलतियां कम होंगी। हर कस्टमर के आगे बता दिया जाए इसको 2% रेट लगना है, इसको 3% लगना है, अलग अलग एंटेना किया जाए। क्या ये कंट्रोल है? ये भी हो गया, 2 हो गए। तीसरा, अगर कोई अनयूजुअल डिस्काउंट अलाउ होता है उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए। जैसे अगर कहीं पे 10% से हाई डिस्काउंट अलाउ हुआ है तो वो कर लिया जाए। उन्होंने बताया कि सर जो इनपुट कंट्रोल्स में से हम कंट्रोल्स अप्लाई कर सकते हैं। कुछ क्लियर हुआ? ये समझ आ रहा है? ये सारे कंट्रोल जेन्युइन है, इस प्रॉब्लम को हल करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम, कस्टमर हैव कंप्लेंट ऑफ रिसीविंग सेम ऑर्डर ट्वाइस। सबसे बड़ा कंट्रोल क्या है? डुप्लीकेशन चेक। और बताइए क्या है डुप्लीकेशन चेक का मतलब? क्या है? क्या एक ही ऑर्डर 2 दफा प्रोसेस ना हो, हर ऑर्डर का यूनिक नंबर हो और वो एक ऑर्डर 2 दफा प्रोसेस ना हो। एक ये है कंट्रोल, सबसे बड़ा कंट्रोल यही है। अब बाकी थोड़ा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। और क्या कंट्रोल हो सकते हैं जो डबल चेकिंग को बचाए, डबल सेंडिंग को बचाए? एक ही शिपमेंट 2 दफा ना हो। एक, जब कभी डिस्पैच हो गया उस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाए, उसे सिस्टम से निकाल दिया जाए, फ्रीज कर दिया जाए उसको। जो जो हमारा डिस्पैच हो जाए फ्रीज कर दिया। फिर डिस्पैच करने से पहले एक मैन्युअली रीचेकिंग हो जाए, जो पर्सन ये इंश्योर करे कि ये डिस्पैच ऑलरेडी तो डिस्पैच नहीं हो चुका ये वाली शिपमेंट, ठीक है, ये सेल्स ऑर्डर की ऑलरेडी डिस्पैच तो नहीं हो चुका। तो ये हमारे 3 कंट्रोल। अगेन सुन लें, 3 कंट्रोल्स बनाना आपके लिए मुश्किल है, तो एक कंट्रोल भी अगर बना लेते हैं तो उसका मतलब कंसेप्ट पिक कर लिया आपने। बाकी कंट्रोल जबरदस्ती बनाने वाली बात है। तो जब कभी एक एक प्रॉब्लम के 3-3 कंट्रोल पूछे ना, उम्मीद है पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन पूछ भी सकता है। तो अगर पूछे एक कंट्रोल तो आप फौरी बना लेंगे जो डायरेक्ट कंट्रोल होगा। बाकी फिर आपने थोड़ा एक्स्ट्रा थिंकिंग के जरिए से आइडेंटिफाई करना है कि इसी चीज को और किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने 3 कंट्रोल बताने हैं। कस्टमर को उसका जो क्रेडिट लिमिट है उससे ज्यादा सेल हो गई, वीकनेस है सिस्टम के अंदर। कंट्रोल्स बताइए। लिमिट टेस्ट, शाबाश, एक कंट्रोल हो गया, सबसे अच्छा तो ये। इसके अलावा ऑटोमेटिक सिस्टम लिमिट लगा दिए, लिमिट टेस्ट बता दिया उन्होंने। इसके अलावा क्या कंट्रोल हो सकता है? एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट करें। अगर किसी पार्टी को सेल उसकी लिमिट से ज्यादा हो गई है तो फिर एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो। 2 हो गए, शाबाश। और सोचे तीसरा क्या हो सकता है? कस्टमर को क्रेडिट सेल हुई, उसकी लिमिट से ज्यादा होगी। तीसरा एक लिमिट टेस्ट हो गया, दूसरा एक्सेप्शन रिपोर्ट हो गई। क्रेडिट लिमिट रीचेक कर, वो हो गया लिमिट टेस्ट में उसने यही कर दिया। लिमिट से ज्यादा हो रही है, मंथ एंड पे लिस्ट जनरेट कर लें हर उस कस्टमर की जिसकी जो क्रेडिट लिमिट और आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसकी लिमिट से ज्यादा है, और फिर उसको फॉलो अप किया जाए। ये भी कंट्रोल हो सकता है ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो इन शॉर्ट फर्स्ट कंट्रोल आप बड़ी आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर लेंगे किसी भी एरर का, और अमूमी तौर पे एक कंट्रोल ही वो पूछता है। दूसरा कंट्रोल भी थोड़ा सा सोच के शायद आप पिक कर लेंगे, तीसरे में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अगर आपको 3 कंट्रोल समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो ध्यान में रखिएगा ये आपका कसूर नहीं है। आईकैप आपसे टू मच एक्सपेक्ट कर रहा है, जो इस लेवल पे इवन आईकैप की बुक में भी उसने इसे डिस्कशन नहीं की हुई 3 कंट्रोल्स की। मेरा ख्याल है अब नहीं पूछेगा। क्लियर हो गया? मुझे बताइए, क्या सिस्टम में वीकनेसेस अगर आपके सामने दी गई हो उसमें से वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर सजेशन दे सकते हैं आप?
ओके चलिए, अब ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? क्लियर? इससे हमने क्या सीखा कि हमारे कंट्रोल्स के 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे चैप्टर 18 हो चाहे चैप्टर 9 हो, 3 तरह के क्वेश्चन, चाहे आईटी बेस्ड कंट्रोल हो चैप्टर 18 वाले, चाहे मैनुअल बेस्ड कंट्रोल हो चैप्टर 9 वाले, 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। नंबर 1 कहेगा वीकनेसेस बता दो, नंबर 2 कहेगा सजेशन बता दो, नंबर 3 कहेगा दोनों बता दो। ओके ये अब आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से चीजें रिफाइन होंगी। आपने कल और आज में जो सीख लिया ना वो चीजें थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन अब आगे यही अप्रोच रिपीट होगी पूरे दोनों चैप्टर में। यही क्या, इसी तरह सिस्टम बदलेगा लेकिन अप्रोच यही रहेगी। इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं, रिकमेंडेशन देनी है, इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं, रिकमेंडेशन देनी है। कंट्रोल्स वाला चैप्टर यही है केस स्टडी, ठीक है? बल्कि लिख लीजिए, केस स्टडीज इन चैप्टर 18 and chapter 9 is equal to case study in chapter 18 and chapter 9 is equal to identify weaknesses plus recommend suggestions, recommendation. Identify weaknesses plus give recommendations. Identify weaknesses plus give recommendations. अच्छा इनका ये आपने लिख लिया। इनका क्वेश्चन ये है कि सर अगर न्यू मार्केट में गया तो हो सकता है स्टाफ ने जानबूझ के एरर किए हों। हमने याद रखे केस स्टडी से बाहर नहीं जाना होता, केस स्टडी के फैक्ट के अंदर रहना है। और उसने पूछा है कंट्रोल्स में वीकनेस, वो होता है हमारा इनहेरेंट रिस्क। रिस्क बिल्कुल ठीक आपने आइडेंटिफाई किया, न्यू मार्केट है तो हो सकता है स्टाफ ने अपने रिजल्ट्स को बेहतर शो करवाने के लिए जानबूझ के एरर किए हो, रिस्क ऑफ फ्रॉड, लेकिन वो इनहेरेंट रिस्क है। ये कौन सा रिस्क है? सिस्टम के अंदर, सिस्टम की एक्टिविटीज के अंदर से वीकनेसेस ढूंढनी है। चलिए आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये एक ही क्वेश्चन था। अब हमने कंसेप्ट जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है कैट्स। कैट्स वाला कंसेप्ट बहुत आसान है, इसमें वो टेक्निकल एग्जांपल नहीं है जो कि कल आपने पढ़ी थी। कैट है क्या सुनने, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं पहले। आजकल एक डिबेट चल रही है, क्या ऑडिटर्स को, अकाउंटेंट्स को एआई यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? करना, कितने स्टूडेंट का ख्याल है ये करना चाहिए, कितना ख्याल है नहीं करना चाहिए? ओके शाबाश, बिल्कुल ठीक है, मेरा भी ख्याल है करना चाहिए, बिल्कुल दबा के करें। याद रखिए जब कभी कोई टेक्नोलॉजी आती है ना तो ये डिबेट स्टार्ट हो जाती है, क्या इस टेक्नोलॉजी को हमें यूज करना चाहिए या नहीं। आपने शायद वो क्लासिक एग्जांपल सुनी होगी, जब कैलकुलेटर आया था तब भी डिबेट हुई थी, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। कंप्यूटर आया तब भी ये डिबेट स्टार्ट हुई। आज का टॉपिक हमारा कंप्यूटर से रिलेट करता है, क्या हमें कंप्यूटर सिस्टम को अपने प्रोफेशन में, ऑडिट प्रोफेशन में यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑडिटर को क्या आईटी स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, ये मेन क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? इशू क्लियर हुआ? हाँ। उस वक्त के ऑडिटर भी, जिस तरह इस वक्त भी लोग दो हिस्सों में डिवाइडेड है ना, कुछ कहते हैं ये को यूज करना चाहिए प्रोफेशन में प्रैक्टिकल, कुछ कहते हैं नहीं। उस वक्त दो तरह के लोग थे। एक वो लोग थे जिनका कहना यह था कि ऑडिटर्स को अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे कहते थे, इस अप्रोच को कहते थे ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के इर्द गिर्द की चीजें ऑडिट कर लो, कंप्यूटर ना करो। इसको अगर हम डायग्राम के जरिए से समझे ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। जब कंप्यूटर आया, हमारे क्लाइंट्स ने कंप्यूटर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये थी ट्रांजैक्शन, ये थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दरमियान में होता है ये इनपुट, ये आउटपुट, दरमियान में है प्रोसेसिंग, मतलब इंटरनल कंट्रोल। ऐसा ही है। जब कंप्यूटर आए
क्लाइंट ने कंप्यूटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो कंप्यूटर इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा बन गए। कंप्यूटर क्या बन गए? हिस्सा। ठीक है। सवाल ये पैदा हुआ कि ऑडिटर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, ट्रांजैक्शन को भी वेरीफाई करेगा, आउटपुट को भी वेरीफाई करेगा, इनपुट को भी। ऑडिट करते हुए इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना भी जरूरी है, स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है। लेकिन क्या ये जो उस वक्त के मुताबिक नई चीज आई है कंप्यूटर, क्या इसकी फंक्शनिंग को चेक करना हमारे लिए जरूरी है कि नहीं ऑडिटर्स के लिए? तो उस वक्त के जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं बड़े, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। एक कहते थे हमने ऑडिट करना है ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर, ऑडिटिंग अराउंड। अराउंड का मतलब क्या है कि कंप्यूटर के इर्द गिर्द की चीजों को चेक करेंगे, ऑडिट करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम को नहीं करेंगे। इनपुट को आउटपुट के साथ वेरीफाई करेंगे, प्रोसेसिंग नहीं देखेंगे। टेक्निकल प्रोसेसिंग क्या है, क्योंकि हम आईटी के एक्सपर्ट नहीं है, वो ये कहते थे। फिर आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता जैसे कंप्यूटर इजाद हुआ, वो पहले बिजनेसेस ने यूज किया, फिर बिजनेसेस के बाद पर्सनल कंप्यूटर यूज होना शुरू हुआ, फिर मोबाइल के तौर पे इस्तेमाल हुआ। अब तो वो 2-3-4 साल का बच्चा जो है वो भी ऑपरेट कर लेता मोबाइल को। तो फिर जैसे जैसे इसका इस्तेमाल आम हुआ, तो फिर हमारे कुछ प्रोफेशनल सीनियर ने कहा नहीं भैया, अब हम कंप्यूटर को ये नहीं कह सकते कि बड़ी रॉकेट साइंस है, टेक्निकल स्किल है, नहीं, ये बेसिक स्किल बन चुकी है। अब हमें अपनी अप्रोच चेंज कर लेनी चाहिए। अब हम ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर। ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर का मतलब क्या है कि हम कंप्यूटर सिस्टम को भी चेक करेंगे अपनी प्रोसेसिंग के दौरान। अप्रोच समझ आ रही है? गुड अप्रोच लग रही है कि बैड? बिल्कुल ठीक है। तो फिर जब ऑडिटर ने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में कंप्यूटर को भी, अब जाहिर है लोहे को लोहा काटता है, तो क्लाइंट का कंप्यूटर सिस्टम चेक करना है, उसके लिए क्या होना चाहिए? हाँ, मेरे पास भी कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। तो ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर में क्या होता था? ऑडिटर यूज करता था अपने ऑडिट प्रोसीजर में कंप्यूटर टेक्निक्स को। ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर में क्या होता था? ऑडिटर क्या यूज करता था? कैट्स। ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर में ऑडिटर क्या यूज करता था? कैट्स का मतलब क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। यानी ऑडिट टेक्निक्स मतलब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कैट्स का मतलब क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। यानी क्या करना? ऑडिट प्रोसीजर में कंप्यूटर जी से हेल्प लेना, असिस्टेंस लेना, यह है कैट्स। यूज करना चाहिए कि नहीं ऑडिट प्रोसीजर में कंप्यूटर को? करना चाहिए। अब सवाल यहां पे ये है कि कैट्स का मतलब कंप्यूटर को ऑडिट में यूज करना। कैट्स का मतलब कंप्यूटर को ऑडिट में, कंप्यूटर टेक्निक्स को, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को, जिसमें उसके बाद लेटेस्ट सारी टेक्नोलॉजी आ जाएंगी, ऑडिट में यूज करना होना चाहिए। किस किस स्टेज पे यूज कर सकते हैं? 3 स्टेजेस हैं: रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तीनों जगह पे कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। लेकिन आईकैप ने लिखा हुआ है कि हम आपको सिर्फ 2 जगहों वाला सिखाएंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। रिस्क असेसमेंट में भी होता है। प्रैक्टिकली हम क्लाइंट का जो सारा सिस्टम होता है ना, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। तो कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर होता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजियो, जो फ्लो चार्ट बना लेते हैं सारे सिस्टम का। तो रिस्क असेसमेंट में भी कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी। और जब आप कंप्यूटर टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, गौर से सुनिए, जब कंप्यूटर टेक्निक का इस्तेमाल करें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, इसको बोलते हैं टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा। और जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए, इसे क्या बोलते हैं?
ऑडिट सॉफ्टवेयर। बताइए बात समझ आई कि नहीं आई? कैट्स क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट, मतलब क्या कंसेप्ट क्या है इसका? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए कंप्यूटर को इस्तेमाल करना। कैट्स को कहां कहां यूज किया जा सकता है? आई कैप की बुक के हवाले से बताएं। टेस्ट और सब्सटेंटिव। अगर कैट्स, इसका मतलब है कैट्स की दो बड़ी टाइप्स हो गई, एक वो जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक वो जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल। कैट्स को अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के तौर पे यूज करेंगे इसे क्या बोलेंगे? और कैट्स को अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए यूज करें। बस अब आपको कुछ एग्जांपल्स बतानी है, बल्कि एग्जांपल मैं बताता हूं। टेस्ट डाटा है कि ऑडिट सॉफ्टवेयर है, ये आप बताएंगे। डन? अगर तो वो क्लाइंट के सिस्टम को हम चेक कर रहे हैं, अगर तो ये होगा टेस्ट डाटा। और अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स को डायरेक्ट वेरीफाई कर रहे हैं, क्लाइंट का एक सिस्टम है, क्लाइंट की एक पॉलिसी है कि हर क्रेडिट कस्टमर की एक लिमिट असाइन की जाएगी, उससे ज्यादा उसे सेल नहीं की जाएगी। ठीक है? हमने क्या किया, तरीका वारदात सुनेगा। हमने एक डेटर को सेलेक्ट किया, मिस्टर ए, देखा उसकी क्रेडिट लिमिट है 5 लाख। हमने क्लाइंट से कहा भैया इजाजत दो हम एक डमी ट्रांजैक्शन तुम्हारे सिस्टम में एंटर कर लें, वो बाद में रिवर्स हो जाएगी। क्लाइंट ने कहा ठीक है कर लो। डेटर का क्रेडिट लिमिट थी 5 लाख, आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 4 लाख। हमने 2 लाख की डमी सेल एंट्री की, सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बताइए कंट्रोल स्ट्रॉन्ग के वीक? बताइए ये टेस्ट डाटा था या ऑडिट सॉफ्टवेयर? कैसे पता चला टेस्ट डाटा था? इंटरनल प्रोसेस चेक किया क्लाइंट का। समझ आए? अगली एग्जांपल, क्लाइंट कहता है जब हम कोई भी सेल करते हैं पहले इन्वेंट्री का बैलेंस चेक कर लेते हैं, अगर इन्वेंट्री बैलेंस मौजूद हो फिर सेल्स ऑर्डर फाइनल होता है, वरना सेल्स ऑर्डर प्रोसेस नहीं होता। हमने कहा अच्छा, हमने देखा है कि इन्वेंट्री एसी की, पता चला 3 एसी हैं। हमने क्लाइंट से कहा सर जी इजाजत दीजिए, एक डमी सेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, आप बेफिक्र हैं बाद में वो रिवर्स हो जाएगी, हमने सिर्फ देखना है कि सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। क्लाइंट ने कहा इजाजत है। हमने फर्ज कीजिए कि 3 एसी मौजूद थे, हमने 5 एसी का सेल्स ऑर्डर एंटर किया, वो सेल्स ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। बताइए कंट्रोल बैड के गुड? गुड कंट्रोल। ये प्रोसीजर टेस्ट डाटा था कि ऑडिट सॉफ्टवेयर? टेस्ट डाटा। बताइए हमने एक्सेल में इस साल की सेल को पिछले साल की सेल के साथ कंपेयर किया, बाकी एक्सपेंसेस भी इस साल के पिछले साल के साथ कंपेयर करें, ताकि पता चले कि इस साल अनयूजुअली अमाउंट्स हाई हैं कि लो हैं। अनयूजुअली हाई या लो तो नहीं है? बताइए ये कौन से वाला प्रोसीजर है, टेस्ट डाटा की ऑडिट सॉफ्टवेयर? ये ऑडिट सॉफ्टवेयर। शाबाश, एनालिटिकल प्रोसीजर। हमने मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल का यूज किया, फार्मूला लगाया, प्रॉफिट जितना भी होगा उसका 5% मटेरियलिटी होगा। टेस्ट डाटा की ऑडिट सॉफ्टवेयर? ऑडिट सॉफ्टवेयर। कंफर्मेशन लेटर सेंड करना था, उसके लिए पार्टीज हमने सेलेक्ट करवाई सिस्टम से, ये क्या है? ऑडिट सॉफ्टवेयर। क्लाइंट सैलरी प्रोसेस करता है, हमने ये देखने के लिए कि टैक्स की कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं, एक फेक एम्प्लॉई ऐड किया, उसकी सैलरी रख दी 1.5 लाख, और देखा जो सैलरी कैलकुलेट हुई है क्या वो एज पर लॉ ठीक है? टेस्ट। ये क्लाइंट का सिस्टम चेक कर रहे हैं कि क्लाइंट टैक्स की कैलकुलेशन सही कर रहा है कि नहीं। और ये डमी ट्रांजैक्शन है। ये क्या है? डमी ट्रांजैक्शन। डमी ट्रांजैक्शन मतलब आपने खुद क्रिएट किया, मैंने बोला था फेक एम्प्लॉय क्रिएट किया है, फेक एम्प्लॉय बाद में रिवर्स हो जाता है। ऑडिट सॉफ्टवेयर में तो जो रिकॉर्डेड अमाउंट्स है वो वेरीफाई होती है। यही प्रोसीजर अगर मैं यूं कहूं ना
कि क्लाइंट ने जो जनवरी के महीने की पेरोल शीट है उसमें जितनी भी टैक्स डिडक्शन क्लाइंट ने की हुई है, मैं अपने सॉफ्टवेयर के जरिए से उसको रीचेक करवाऊं कि क्लाइंट ने वो कैलकुलेशन ठीक किया कि नहीं जो जनवरी के महीने की पेरोल में है। ये क्या होगा? सॉफ्टवेयर। फर्क समझ आया? ये ऑडिट सॉफ्टवेयर है और टेस्ट डाटा है। मुश्किल तो नहीं था कंसेप्ट? एग्जांपल्स मुश्किल तो नहीं थी? एक दो छोटे से कंसेप्ट और हो जाए। 10 मिनट शाबाश, 10 मिनट दे दें। टेस्ट डाटा में एक प्रॉब्लम है। टेस्ट डाटा में प्रॉब्लम क्या है? जिस वक्त आप क्लाइंट के सिस्टम में जाके टेस्ट करेंगे, ये उस वक्त के बारे में तो बताएगा सिस्टम गुड है कि बैड है। पिछले पूरा साल सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं इस बारे में नहीं बताएगा। अमूमी तौर पे ऑडिटर बताए कब जाता है? साल के स्टार्ट में क्लाइंट के पास जाके पूरा साल उधर रहता है कि साल के एंड में जाता है? तो अगर आप नवंबर के महीने में गए, दिसंबर के महीने में गए, आपने सारी टेस्ट डाटा की चेकिंग की, सिस्टम सोचे ये तो बताएगा कि इसका मतलब है क्रेडिट लिमिट नवंबर में सही अप्लाई हो रहा है, दिसंबर में सही अप्लाई हो रहा है। पिछला पूरा साल सही अप्लाई होता रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप हर महीने अपनी टीम भेजते रहे जो हर महीने चेकिंग करे, जो कि थोड़ा मुश्किल है। उसका दूसरा तरीका क्या है भला? कि आप एक एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज यूज करें। क्या करें? एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज क्या होती है? कंसेप्ट सुने जरा, आपको पसंद आएगा। एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज ये है कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले काम कर रहे हैं वो करो। ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करें? देखें, अगर उनका सार्जेंट उस इशारे पे खड़ा है, जो भी ट्रांजैक्शन की वायलेशन कर रहा है वो उसको रोक के कहता है इधर आओ भाई चालान करवाओ, तो जब तक वो खड़ा है तब तक तो चेकिंग हो रही है। वो अपने घर चला गया रात को, चेकिंग हो रही है क्या? तो इसी तरह हम एज ऑडिटर जिस महीने में क्लाइंट के पास पहुंचेंगे उस महीने की चेकिंग कर लेंगे, लेकिन बाकी पिछले महीने की चेकिंग हो रही है कि नहीं पता चलेगा। तो इसका हल ट्रैफिक पुलिस वालों ने क्या निकाला? कैमरा लगा दिया। एग्जैक्टली यही काम हम करते हैं। हम क्या करते हैं? अपना एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना लेते हैं जिसे कहते हैं एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज। हम क्लाइंट को कहते हैं भैया हम तो हर महीने नहीं आएंगे, तुमने हमें अपॉइंटमेंट कर लिया स्टार्ट में ही, ऑडिट के स्टार्ट में ही हम अपना एक छोटा सा सॉफ्टवेयर तुम्हारे सिस्टम के साथ अटैच कर देंगे। वो करेगा कुछ नहीं, सिर्फ मॉनिटरिंग करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या करेगा? जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट लिमिट के अंदर हुई उनको जाने देगा, जो क्रेडिट लिमिट को एक्सीड कर रही है यानी कंट्रोल्स को वायलेट कर रही है, क्या करेगा? उनका रिकॉर्ड अपने पास रख लेगा कि सर इस दिन ये ट्रांजैक्शन थी, ये क्रेडिट लिमिट से ज्यादा हो गई थी। अब साल के एंड पे ऑडिटर आएगा और क्या करेगा? उस सॉफ्टवेयर के अंदर जितना भी डाटा है कॉपी कर लेगा, वो सारी वायलेशंस आ गई। है कि नहीं तरीका? अच्छा, तो टेस्ट डाटा में प्रॉब्लम क्या है? जिस महीने आप टेस्ट डाटा परफॉर्म करेंगे आपको उसका एविडेंस मिलेगा, पिछले महीनों का एविडेंस। तो इसका हल क्या है? एम्बेडेड फैसिलिटीज क्या होती हैं? कि वो अपना सॉफ्टवेयर क्लाइंट के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर देता है। शाबाश। तो आइए जरा देखते हैं कहीं कोई कंसेप्ट रह तो नहीं किया। ऑडिटिंग कैट्स की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर, ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर का कंसेप्ट पढ़ लिया। कैट्स में दो टाइप्स, टेस्ट डाटा और ऑडिट सॉफ्टवेयर पढ़ लिया। अच्छा, कैट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वही हैं जो किसी भी आईटी सिस्टम के होते हैं। एडवांटेजेस क्या है? काम जल्दी हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, गलतियां कम होती हैं, हम ज्यादा इंसान जजमेंटल वर्क के ऊपर फोकस करते हैं, रूटीन वर्क के ऊपर कंप्यूटर फोकस कर लेता है। ये इसके नुकसान क्या है? हार्डवेयर की कॉस्ट अलग, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट अलग, ट्रेनिंग की कॉस्ट अलग, अपडेट करना पड़ेगा सिस्टम। ठीक है, ये एडवांटेज। टेस्ट डाटा समझ आ गया। एग्जाम्पल्स टेस्ट डाटा की आ गई, एग्जाम्पल जरूर पढ़ लीजिएगा। टेस्ट डाटा की लिमिटेशन भी बता दी, जिस वक्त परफॉर्म करेंगे उस वक्त एविडेंस है, पास का नहीं है। एम्बेडेड डाटा फैसिलिटीज बता दी। एम्बेडेड डाटा फैसिलिटीज खासतौर पे तब रेलिवेंट होती है जब क्लाइंट का सिस्टम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा ना, और कोई पेपर एविडेंस ना हो। क्योंकि अगर क्लाइंट पेपर एविडेंस मेंटेन कर रहा हो हर मंथ एंड पे,
तो आप साल के एंड पे भी आके जनवरी फरवरी का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। हमारा एक क्लाइंट था, बैंक था, उधर ऑडिट करने के लिए जाते थे ना, तो हमारा एक प्रोसीजर होता था, उसे कहते थे जनवरी के महीने के ट्रायल बैलेंस निकालो, फरवरी के महीने का ट्रायल बैलेंस, मार्च के महीने का। उनका सिस्टम ऐसा था कि वो एज ऑन टुडे का ट्रायल बैलेंस निकाल देता था, प्रीवियस डेट का नहीं निकालता था। तो फिर वो उसका हल क्या करते थे भला? हर मंथ उनको पता होता था ऑडिटर ने आके चेकिंग करनी है, हर मंथ एंड के ऊपर वो एक प्रिंट निकालते थे और संभाल के रख लेते थे कि ऑडिटर जब बाद में आएगा, तो चूंकि उस वक्त सिस्टम बैक डेट का ट्रायल बैलेंस नहीं निकाल सकता, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम थी या उनका कॉन्फ़िगर ही ऐसे हुआ था, तो ये हार्ड फॉर्म में प्रिंट निकाला, ये काम आ जाएगा। अगर फर्ज कीजिए कि हार्ड फॉर्म में भी प्रिंट ना निकल पाता, फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाती कि क्लाइंट का जो प्रीवियस डेट का बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं? एम्बेडेड आउट फैसिलिटीज के जरिए से। तो जब क्लाइंट पेपर लेस एनवायरनमेंट में काम कर रहा हो, जब उसका डाटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो, तो फिर क्या बेहतर है? एम्बेडेड आउट फैसिलिटी। ऑडिट सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़ ली, बस ये काफी। प्रॉब्लम्स इनकी लगभग वही है जो कि ऑडिट कैट्स की है। सिस्टम लॉग क्या होता है? डाटा रिकॉर्ड करना, हिस्ट्री हर ट्रांजैक्शन की। ऑडिट ट्रेल क्या होता है? जैसे मनी ट्रेल होता है ना, मनी ट्रेल का मतलब क्या है? पूरा रिकॉर्ड हो रसीदों के साथ, पैसा कहां से आया, ओरिजिनेट, यह है मनी ट्रेल। ऑडिट ट्रेल क्या है? सारा रिकॉर्ड हो ट्रांजैक्शन का, ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट कहां से हुई, किन डिपार्टमेंट से प्रोसेस हुई और कहां रिकॉर्ड हुई। सिस्टम लॉग अगर मेंटेन हो रहा हो ना, तो ऑडिट ट्रेल बहुत आसान हो जाता है। ये दोनों मिलते जुलते कंसेप्ट है। आखिरी सवाल, ऑडिट ट्रेल का मतलब है कि आपने ट्रांजैक्शन को सारे स्टेजेस से, स्टार्ट से लेके एंड तक ट्रेस कर सके। क्या ऑडिट ट्रेल सिर्फ पेपर बेस्ड हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है? अगर एक ट्रांजैक्शन की सारी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, आप क्या कहेंगे? ऑडिट ट्रेल मौजूद है। एक क्या सेल्स की ट्रांजैक्शन में अगर गुड डिस्पैच नोट भी मौजूद है, सेल्स ऑर्डर भी मौजूद है, इनवाइस भी मौजूद है, आप क्या बोलेंगे? ऑडिट ट्रेल मौजूद है। ये ऑडिट ट्रेल बोरियो की शक्ल में भी हो सकता है, पुराना क्लाइंट हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पेपर ऑडिट ट्रेल। ट्रेल है, ट्रायल नहीं है, TRAIL ट्रेल है। और अगर वो सिर्फ हो IT फॉर्म में शॉर्ट, तो उसे क्या बोलेंगे? कुछ समझ आई? मुश्किल तो नहीं था। आज के लेक्चर में क्या सीखा हमने? कैट्स क्या है? ऑडिटर का कंप्यूटर टेक्निक्स को इस्तेमाल करना। कैट्स की टाइप्स कौन सी हैं? टेस्ट डाटा, ऑडिट सॉफ्टवेयर। टेस्ट डाटा की एग्जांपल पढ़ी, ऑडिट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल पढ़ी। ये एग्जांपल आपने खास तौर पे पढ़नी है। टेस्ट डाटा में प्रॉब्लम आती है, एट टाइम ऑफ चेकिंग ही एविडेंस मिलता है, प्रीवियस नहीं। उसका इलाज क्या है? एम्बेडेड। ठीक है जी। कल हमने सेल्स सिस्टम को थोड़ा सा पढ़ा था, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। परचेज सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अंदाजा लगा सकते हैं क्या? अब ये कुछ चीजें रिपीट होंगी। अब हम मैनुअल, वो था IT सिस्टम, अब किस सिस्टम की तरफ आ रहे हैं? परचेज ऑर्डर्स आर नॉट प्री। ये इसलिए आपको साथ साथ करवा रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ICAP IT बेस्ड कंट्रोल्स और मैनुअल कंट्रोल इकट्ठे पूछ लेता है। जैसे अभी आज हमने जो क्वेश्चन किया, आपने नोट किया, उसने बोला था सेशन 2, ये नहीं बताया था कि मैनुअल की IT वाली। तो इसका मतलब आप मैनुअल वाली भी बता सकते थे चैप्टर 18 में से। यहां से परचेज ऑर्डर आर नॉट प्री नंबर्ड, बताइए रिस्क है कि नहीं? सिस्टम में प्रॉब्लम है या नहीं? अच्छा, सिर्फ ये बताना है प्रॉब्लम है कि नहीं। ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, सारी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। फिर ब्लैंक परचेज ऑर्डर फॉर्म ओपनली मौजूद हैं, प्रॉब्लम है कि नहीं? क्या प्रॉब्लम है? चोरी हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा? खाली परचेज फॉर्म है, वो कोई फेक परचेज ऑर्डर फिल करके सप्लायर को भिजवा सकता है, भैया ऐसा करो 1000 बहरी जहाज का ऑर्डर दिया, भेज दो।
वो आगे तो कंपनी कहाँ पे करेगी? बस प्रॉब्लम समझ रहे हैं? होगा नहीं, ऐसे समझा रहा हूँ। फेक परचेज ऑर्डर को इशू कर सकता है। डिपार्टमेंट्स कैन रिक्वेस्ट परचेज विदाउट गेटिंग अप्रूवल फर्स्ट। प्रॉब्लम है? क्या परचेजिंग सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए कि हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी परचेजिंग करे? ऑर्डर बिलो 1 लाख नीड नो अप्रूवल। गुड या बैड? क्या होना, सजेशन देके होना चाहिए? 1 लाख से कम की भी अप्रूवल होनी चाहिए। यस। जिसकी अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं, वो फेक एंट्रीज चलती रहेंगी, वहां पे फ्रॉड होते रहेंगे। सेम पर्सन प्लेस ऑर्डर एंड अप्रूव इनवॉइसेस। सप्लायर जो है वो बगैर क्राइटेरिया के चूज हो रहे हैं। क्राइटेरिया होना चाहिए सप्लायर का। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपके ख्याल में? भाई जो भी सप्लायर सस्ता सामान दे वो सिलेक्ट नहीं कर लेना चाहिए? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? क्वालिटी, एक्सपीरियंस, मार्केट में रेपुटेशन। शाबाश, ये सारी परचेज की वीकनेसेस है। फिर सप्लायर लिस्ट हैज नॉट बीन अपडेटेड फॉर 2 years। सप्लायर की लिस्ट 2 साल पुरानी है। मार्केट में क्या हो सकता है, नए सप्लायर आए हों जो अच्छा माल सस्ते में दे रहे हो। सप्लायर की लिस्ट आपके ख्याल में कब अपडेट होनी चाहिए? हर साल। एनी स्टाफ मेंबर कैन ऐड और चेंज सप्लायर डिटेल्स। कोई फेक सप्लायर भी ऐड कर सकता है। सप्लायर की जो लिस्ट मेंटेन हो रही है कि अप्रूव्ड सप्लायर कंपनी के ये 12 हैं, कंपनी जब परचेज करेगी इनसे करेगी, ये लिस्ट कौन चेंज कर सकता हो? हायर अथॉरिटी यानी डायरेक्टर। क्या जूनियर एम्प्लॉय चेंज करने के काबिल हो? रूटीन परचेज ऑर्डर्स आर मेड विदाउट गेटिंग कोटेशन फ्रॉम मल्टीपल सप्लायर। एक ही सप्लायर से परचेजिंग कर रहे हैं, कोटेशन नहीं लेते। क्या रिस्क है? बेस्ट पॉसिबल कोटेशन आपको नहीं मिलेगी, आप महंगी चीजें हो सकता है खरीद रहे हो। टेंडर्स आर गिवन टू चीपेस्ट सप्लायर विदाउट चेकिंग क्वालिटी। रिस्क क्या है? पुअर क्वालिटी मटेरियल आएगा जो बाद में आपके फिनिश गुड को भी खराब करेगा। गुड आर चेक्ड ओनली फॉर क्वांटिटी नॉट फॉर क्वालिटी। जब चीजें वसूल करते हैं, परचेज की चीजें आती हैं, गिना जाता है, चेक नहीं किया जाता सही है कि नहीं। क्यों? क्या होना चाहिए? जब भी चीजें वसूल करे, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चेक करने चाहिए। गुड्स आर रिकॉर्ड। अच्छा एक चीज बताए, जब चीजें रिसीव हो उसे परचेज ऑर्डर के साथ मैच करना चाहिए कि नहीं? गुड रिसीट्स को क्यों करना चाहिए? एक, ताकि ये पता चल जाए कि हम ही ने चीज ऑर्डर की है, जेन्युइन परचेज है। और दूसरा ये पता चले कि जो क्वालिटी एग्री की थी उसी क्वालिटी की चीजें वसूल हो रही। अगर हमने ए ग्रेड ऑर्डर किया था, बी ग्रेड तो नहीं बेच दिया। इनवाइसेस आर रिकॉर्डेड वीकली इंस्टेड ऑफ डेली। इनवाइसेस वीकली रिकॉर्ड हो, क्या प्रॉब्लम है? परचेज इनवाइस आ रही है, रोज की रोज नहीं करे, जुम्मे को बाद नमाज जुम्मा करते हैं रिकॉर्ड। कट ऑफ एरर आ सकता है। 4-4, 5-5 दिन आपकी परचेज रिकॉर्ड नहीं हो रही। अगर 31 दिसंबर आ गया पीर को, तो ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होगी भला? इनवाइसेस आर प्रोसेस्ड विदाउट मैचिंग परचेज ऑर्डर। इनवाइस को रिकॉर्ड करने से पहले गुड रिसीट नोट और परचेज ऑर्डर के साथ मैच करना चाहिए। करना चाहिए पक्का। अच्छा बताइए, परचेज की ट्रांजैक्शन किस बेस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए? इनवाइस की बेस पे कि परचेज ऑर्डर की बेस पे? इनवाइस की बेस पे। यानी इनवाइस आ गई, फिर इनवाइस को चेक करना है गुड रिसीट नोट के साथ। जब इनवाइस गुड रिसीट नोट और परचेज ऑर्डर के साथ मैच हो जाए, फिर परचेज रिकॉर्ड करें। डायरेक्ट परचेज ऑर्डर को रिकॉर्ड कर दें परचेजेस में। और लास्ट है, सप्लायर रिकॉर्ड्स आर चेंज्ड बेस्ड ऑन वर्बल इंस्ट्रक्शन। कोई भी चेंज ज़बानी कलामी नहीं होता। ये तो आईटी में भी कंट्रोल था। क्लियर? सच्ची सच्ची बताना है, सच्ची, बगैर बायसनेस कोई नहीं। क्या ये लिस्ट समझना मुश्किल है? कितने स्टूडेंट्स को मुश्किल लगा ये लिस्ट? कितनों को मॉडरेट लगी? कितनों को आसान लगी? सबको आसान लगी। ओके। आज का जो आईटी वाला टॉपिक था, मुश्किल तो नहीं था?
उसमें जनरल है सारा, उसमें सिर्फ आपने एग्जाम्पल्स जो है ना टेस्ट डाटा की वो पढ़ लेनी है और ऑडिट सॉफ्टवेयर की। ओवरऑल लेक्चर मुझे बताएं आज का ओवरऑल लेक्चर, क्या ये बैलेंस लेक्चर था या कि ओवरडोज था? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है, ताकि मैं आगे वाले एडजस्ट कर लूं अपने, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि बैलेंस लेक्चर था? कितनों का ख्याल है ओवरडोज था? किसी का नहीं, 2-4 का तो ख्याल होना चाहिए ओवरडोज का। हाँ ये 2 का है, बट 3 का है, ठीक है 4 का, ओके बट ठीक है वो ठीक रहेगा। चलिए अच्छा, इसी तरीके से जैसे आज आपने छोटी छोटी केस स्टडी किया ना, अब आपकी डेली बेस पे क्विज होगा, उसमें डिस्कशन, वो बेसिकली समझे आपकी केस स्टडी की डिस्कशन हो रही है, चैप्टर 18 की भी और चैप्टर 19, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट्स छोटे छोटे करके, अहम वाली चीजें, ठीक है। जब ये रेगुलर 3-4 दिन प्रैक्टिस होगी ना, तो आप चैप्टर 19 और 18 की केस स्टडी के इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी नहीं है, मुझे पता है अभी नहीं है, अभी कुछ कुछ समझ आना शुरू हुई है। और एलएमएस की असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने की है? हाँ वो जरूर कीजिएगा। ये जो चैप्टर है ना 18 और चैप्टर 9, इसमें लाजमी कीजिएगा, असाइनमेंट भी करते रहे ना आप एलएमएस वाली, तो आपका नॉलेज रिवाइज होता है, आपकी रिवीजन ऑटोमेटिकली होती रहेगी। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।